और देखिए बड़ी खबर है, यूक्रेन के 5 शहरों पर रूस की बमबारी। सूमी खेरसोन में हमले से भारी तबाही मची है। 3 घंटे पहले रूस ने गिराए हैं 500 बॉम्ब। ओडेसा पर क्रीमिया से दागी मिसाइलें। डोनेट्स्क के 90% हिस्से पर कब्जा। तो रूस के सोची पर ड्रोन हमला किया गया, यह तो हम आपको बताएंगे, लेकिन लगातार तीसरे दिन भी रूस पर यूक्रेन से ताबड़तोड़ प्रहार का सिलसिला जारी है। रूस ने शनिवार को 93 ड्रोन गिरा दिए। फिर रूस के कई शहरों में धमाके हुए। रूस में हमले के पीछे नेटो की मदद साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि यूक्रेन के ड्रोन सटीक निशाने के साथ रूस के अहम ठिकानों को टारगेट कर रहे हैं। रूसी तेल ठिकानों को निशाना बनाने के साथ ही सेना से जुड़ी हर चीज पर यूक्रेन प्रहार कर रहा है। रूस के सोची में यूक्रेन ने फिर एक तेल डिपो को नष्ट कर दिया है। वहीं वोल्गोग्राद में गैस पाइपलाइन को निशाना बनाया, जिससे रूस की कई फैक्ट्रियों में काम रुक गया है। रूस में हालात अब वैसे ही हैं जैसे अमेरिका और यूरोप ने तय किए। जंग में यूक्रेन की धमाकेदार वापसी का असर तीसरे दिन भी नजर आ रहा है। हर प्रहार से रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाने की रणनीति है। इसीलिए रूस में ऑयल रिफाइनरी में हमले हो रहे हैं। गैस पाइपलाइन को टारगेट किया जा रहा है। रूसी सेना से जुड़े कारखाने और रूसी सेना की सप्लाई लाइन पर प्रहार हो रहा है। शनिवार की रात रूस का सोची इलाका यूक्रेन का प्राइम टारगेट था। रात के अंधेरे में धमाकों के बाद आग की लपटें आसमान छू रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक सूची में लगातार 20 धमाके हुए। हमलों में रूस के एक ऑयल डिपो में आग लग गई। एक गोदाम को भी यूक्रेन ने ड्रोन से निशाना बनाया। यूक्रेनी ड्रोन हमलों से सोची में आग की लपटें उठने लगी। इस डिपो के करीब मौजूद एयरपोर्ट पर उड़ानें रोक दी गई। रूस के सोची इलाके में लगातार ड्रोन की आवाजें गूंज रही थी। 52 उड़ानों को कैंसिल करना पड़ा। यात्रियों को बम शेल्टर में भेजा गया। सोची में 20 धमाकों की आवाज सुनी। ट्रंप से हौसला और यूरोप से हथियार मिलने के बाद यूक्रेन का हमला 3 दिनों से जारी है। लगातार 3 दिनों से यूक्रेन ड्रोन हमले कर रहा है और रूस के कई ठिकानों को भस्म कर चुका है। रूसी एयर डिफेंस यूक्रेनी ड्रोन को रोकने में लगातार नाकाम हो रहे हैं। सोची में रोसनेफ्ट नाम के ऑयल डिपो की सुरक्षा के लिए रूस ने एंटी ड्रोन नेट का भी इस्तेमाल किया, लेकिन हमलों को रोका नहीं जा सकता। यूक्रेन के हमले की रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शनिवार रात रूस ने कुल 93 ड्रोन गिराए, फिर भी धमाके नहीं रोक सका। रूस पर ताबड़तोड़ हमले के बाद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की आवाज में भी बुलंदी आ गई। कल तक हथियार के लिए गिड़गिड़ा रहे ज़ेलेंस्की अब रूस को धमकी दे रहे हैं। ज़ेलेंस्की की यही आखिरी लाइन सबसे अहम, रूस को युद्ध खींचने का अंजाम भुगतना हो। ट्रंप ने भी कुछ दिन पहले ऐसा ही संकेत दिया था। इसलिए जाहिर है कि अब रूस में विनाश का तूफान लाने के लिए यूक्रेन को पर्याप्त बारूद मिलने वाला है। यूक्रेन तेल ठिकानों के साथ ही अब गैस सप्लाई सिस्टम को भी टारगेट कर रहा है।
तो सोची में तेल डिपो नष्ट हो गया तो वहीं रूस के वोल्गोग्राद में गैस पाइपलाइन को निशाना बनाया गया। सेंट्रल एशिया सेंटर गैस पाइपलाइन में ड्रोन हमले से भयंकर धमाका हुआ। यह पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान से उज्बेकिस्तान आती है और फिर कजाकिस्तान होते हुए रूस में गैस की सप्लाई पहुंचाती है। गैस पाइपलाइन में धमाके से रूस के सैन्य औद्योगिक क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। गैस की सप्लाई रुकने की वजह से सेना से जुड़े देमीखोव मशीन प्लांट में काम बंद हो गया है। इसके अलावा मिग एयरक्राफ्ट फैक्ट्री में काम रोकना पड़ा है। इसके साथ ही मैग्नम बारूद फैक्ट्री में काम प्रभावित हुआ है। यूक्रेन का हर हमला अच्छे तरीके से प्लान किया गया प्रहार नजर आता है। हालांकि वोरोनिच में रिहायशी इलाके में ड्रोन से आग लग गई। माना जा रहा है कि ड्रोन का मलबा गिरने की वजह से इमारत में आग लग गई। काला सागर के रास्ते भी यूक्रेन ने जबरदस्त प्रहार किया। काला सागर के ऊपर यूक्रेन के 60 ड्रोन गिराए गए। वोरोनिच में 18 ड्रोन गिराए गए। बेलगोरोद में 60 ड्रोन नष्ट किए गए। ब्रियांस्क में 3 ड्रोन गिराए गए। ब्रियांस्क में 3 ड्रोन गिराए गए, लेकिन यूक्रेन का एक ड्रोन ब्रिज तक पहुंचने में कामयाब रहा। रिपोर्ट के मुताबिक यहां यूक्रेनी सेना ने माइंस लगा दिए थे, जिसे एक ड्रोन से ब्लास्ट कराया गया। अब यूक्रेन के लॉन्ग रेंज ऑपरेशन को समझिए। रेयाजान ऑयल रिफाइनरी यूक्रेनी सीमा से 500 किलोमीटर दूर है। नोवोकोई बिशेवस्क रिफाइनरी यूक्रेनी सीमा से 850 किलोमीटर दूर है। वोरोनिच का तेल डिपो यूक्रेनी सीमा से 200 किलोमीटर दूर है। मिलिट्री इलेक्ट्रॉनिक प्लांट पेंजा यूक्रेनी बॉर्डर से 600 किलोमीटर दूर है। क्रास्नोदर क्राई का ड्रोन बेस यूक्रेनी सीमा से 400 किलोमीटर दूर है। यानी रूस के 500 किलोमीटर की रेंज में ज्यादा ड्रोन हमले हो रहे हैं। वक्त के साथ यह बढ़ भी सकता है, क्योंकि यूक्रेन 1000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। यूक्रेन जिस तरह से रूसी सेना से जुड़ी हर चीज को तबाह कर रहा है, उससे जाहिर हो रहा है कि यह प्लानिंग अमेरिका यूरोप के कमांडर्स एक बहुत सटीक इंटेलिजेंस के साथ कर रहे हैं और यूक्रेन के जरिए उसे अंजाम दिया जा रहा है। तो रूस से इंतकाम के लिए हमले जारी हैं। रोस्तोव में फिर रूसी सेना की सप्लाई को टारगेट किया गया। यहां बिजली स्टेशन पर हमला किया गया, जिसकी वजह से फिर रेल रूट बंद करना पड़ा है। 15 दिन में रोस्तोव के रेल रूट पर 2 बार हमला किया जा चुका है। इन हमलों से रूसी सेना की पूर्वी यूक्रेन में हथियार सप्लाई प्रभावित हुई है। रूस के अलावा ज़ैपोरिजिया में रूसी कब्जे वाले इलाके मेलितोपोल में भी रूसी सेना के काफिले पर हमला हुआ। ये यूक्रेनी एजेंसी खुफिया एजेंसी का हमला था। हमले में बस में सवार 5 चेचन लड़ाकों की मौत हुई है। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी लगातार हमले का प्लान कर रही है और ज़ैपोरिजिया में रूसी काफिले पर हमले हो रहे हैं। ड्रोन के अलावा अमेरिका के गाइडेड बम यूक्रेन की दूसरी ताकत बने। यूक्रेनी MiG-29 खार्किव में लगातार उड़ान भर रहे हैं और फ्रंट लाइन पर जबरदस्त बमबारी हो रही। अमेरिकी GBU बम से बेलगोरोद बॉर्डर पर मौजूद तमाम रूसी ठिकानों को नष्ट किया जा रहा है। अगस्त के 3 दिनों में रूस के 920 सैनिकों की मौत हो चुकी, 43 आर्टिलरी सिस्टम और 123 वाहन नष्ट हो चुके हैं। जर्मनी से जल्द यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम मिलेंगे, जिससे राजधानी कीव को सुरक्षित कवच दिया जाएगा। इसके साथ ही पोलैंड भी यूक्रेन को हथियार का पैकेज देने का मन बना रहा है।
एक्सपर्ट्स के मुताबिक ट्रंप चाहते हैं कि रूस में भारी तबाही हो ताकि पुतिन भी बातचीत की टेबल पर आने के लिए मजबूर हो। इसीलिए यूक्रेन से ताबड़तोड़ हमलों के साथ ही रूस की धमकियों का जवाब भी दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और रूस के सोची से बड़ी खबर है, जहां पर एक और ड्रोन अटैक किया गया है। हमले में ऑयल डिपो तबाह। यूक्रेन ने 20 से ज्यादा ड्रोन रूस के सोची में दागे हैं। तो जेलेंस्की ने रूसी शहरों को दहलाया तो पुतिन ने यूक्रेन के 8 प्रांतों पर भीषण हमले किए। ड्रोन, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से कीव से लेकर खरसोन तक जबरदस्त तबाही मची है। इधर एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुतिन अब सीज फायर के मूड में नहीं है। उन्होंने यूक्रेन में कई नए लक्ष्य तय किए हैं, जिन पर कब्जे का ऑपरेशन भी शुरू हो चुका है। इस बीच ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ मॉस्को पहुंचने वाले हैं। विटकॉफ की कोशिश पुतिन को सीज फायर के लिए राजी करना है। हालांकि पुतिन के नए लक्ष्यों को देखते हुए इसकी उम्मीद बेहद कम नजर आती है। यूक्रेनी शहरों में होती है तबाही, बरसती हुई पुतिन की मिसाइल मुनादी कर रही हैं कि रूस यूक्रेन जंग में अब सीज फायर की उम्मीद खत्म हो चुकी है। राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कर दिया, उन्हें न डोनाल्ड ट्रंप की किसी डेडलाइन की चिंता है, न ही किसी चेतावनी की कोई फिक्र। व्लादिमीर पुतिन का सिर्फ एक ही लक्ष्य है और वो है यूक्रेन पर कब्जा, जिसे हासिल किए बिना वो पीछे नहीं हटने वाले। ISW की एक नई रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में दावा है पुतिन की सीज फायर वार्ता में कोई दिलचस्पी नहीं। वो अपनी पुरानी मांगों पर समझौते में रुचि नहीं रखते। पुतिन यूक्रेन का बिना शर्त आत्मसमर्पण चाहते हैं। साथ ही उनका टारगेट निप्रो नदी पर रूसी झंडा लहराना है। दरअसल हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को 8 अगस्त तक सीज फायर समझौते पर हस्ताक्षर की चेतावनी दी थी। ट्रंप ने साफ साफ कहा था कि अगर रूस सीज फायर पर कोई बड़ा कदम नहीं उठाता तो उसे अमेरिका के नए प्रतिबंध झेलने पड़ेंगे। लेकिन सीज फायर पर विचार तो दूर, रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन में नया अभियान शुरू कर दिया। पुतिन ने सेवेरेस्की और लीमन पर कब्जे का अभियान शुरू कर दिया। यहां करीब 5000 रूसी सैनिक पहुंच चुके हैं। भारी संख्या में रॉकेट लॉन्चर और आर्टिलरी डिप्लॉय की गई। दोनों ही इलाकों के आसपास यूक्रेनी फ्रंट लाइन पर जबरदस्त हमले किए जा रहे हैं। ये सेवेरेस्की का वीडियो, जहां रूस ने हमला कर यूक्रेन के टॉर्नाडो MLRS को तबाह कर दिया। ये लीमन के पास मौजूद द्रुजोवका का वीडियो, जहां रूस ने गेरॉन ड्रोन से हमला कर एक इमारत को तबाह कर दिया। कॉन्स्टेंटिनोवका में रूस ने पाव 500 बम से हमला कर यूक्रेनी सेना की चौकी को उड़ा दिया। दरअसल डोनेस्क में हुए ये सभी हमले जेलेंस्की की सबसे मजबूत डिफेंस बेल्ट को तोड़ने के लिए, जिसे तबाह करने का मतलब होगा पोक्रोवस्क तक कब्जा।
और रूस की सेना डोनेट्स्क के लीमन और सिवरेस्की के बेहद करीब मौजूद है। पुतिन के आदेश पर दोनों तरफ से रूसी सैनिकों ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। रूसी सेना का लक्ष्य डोनेट्स्क में मौजूद यूक्रेन की सबसे बड़ी डिफेंस बेल्ट को तोड़ना है, जो कोस्तियानोविता के स्लोवियांस्क तक जाती है। यह डिफेंस बेल्ट करीब 50 किलोमीटर लंबी है। इस पूरे रास्ते में जंगल, नदियां और पहाड़ मौजूद हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, यहां यूक्रेन ने कई सैन्य चौकियां बना रखी हैं। दुर्गम रास्ते से निकलकर इस डिफेंस बेल्ट को तोड़ पाना बेहद मुश्किल है। दरअसल रूस अगर इस डिफेंस बेल्ट को तोड़ देता है तो यहां से पोक्रोवस्क शहर पर पूर्वी दिशा से भी अटैक संभव है। ऐसे में यूक्रेन के लिए पोक्रोवस्क को बचा पाना असंभव हो जाएगा। पुतिन की ये रणनीति असर दिखाने लगी। डोनेट्स्क के अलेक्जेंड्रो कैलिनोवो पर रूसी सैनिकों ने कब्जा कर अपना झंडा लहरा दिया। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए पुतिन ने यूक्रेन के बाकी इलाकों पर भी हमले तेज कर दिए। बीती रात रूस ने यूक्रेन के शहरों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। रूस ने कीव, खार्किव, डिप्रो, खेरसोन, जाइटोमिर, सूमी, पोलतावा, चसरकी और मिकोलेव पर हमले किए। यहां रूस ने करीब 100 शाहेद ड्रोन दागे, 5 S-400 बैलिस्टिक मिसाइल, 8 KH-22 क्रूज मिसाइलें और 6 इस्कंदर मिसाइलें दागी। रूस ने सबसे बड़ा हमला खेरसोन पर किया। दावा है कि रूस ने यहां 3 टन का FAP 3000 बम गिराए। रूस का टारगेट खेरसोन में निप्रो नदी पर बना ये पुल था, जो कोराबेल शहर में मौजूद। इसे बम गिराकर तबाह कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है रूस ने यहां कुल 2 बम गिराए। एक बम सीधा पुल पर गिरा, जबकि दूसरे बम का धमाका कोराबेल के शहरी इलाके में देखा गया। ये धमाके के बाद की तस्वीरें। वीडियो में देखा जा सकता है पुल में एक बड़ा छेद हो चुका है। पुल का एक बड़ा हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। वहीं आसपास मौजूद मकानों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। जगह जगह आग लगी हुई है। हादसे के बाद कोराबेल शहर को खाली करवाया जा रहा है। लेकिन सवाल है कि रूस के टारगेट पर निप्रो नदी पर बना यह पुल क्यों आए, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल खेरसोन प्रांत में मौजूद कोराबेल शहर 2 हिस्सों में बटा है। एक हिस्सा खेरसोन प्रांत की जमीन से सीधा जुड़ा है, जबकि दूसरे हिस्से के चारों तरफ नीप्रो नदी बहती है। इसीलिए कोराबेल के इस हिस्से को खेरसोन में मौजूद द्वीप भी कहा जाता है। रूस ने जिस पुल को तबाह किया वो खेरसोन से इसे जोड़ने का एकमात्र रास्ता था। पुल के तबाह होने से शहर में खाद्य सामग्री और जरूरत से जुड़ी दूसरी चीजें पहुंचाना असंभव हो चुका है। यही वजह है कि अब इस पूरे इलाके को यूक्रेन खाली करवा रहा है। दक्षिण में मौजूद खेरसोन ही नहीं बल्कि मध्य में मौजूद माइकोलेव पर भी रूसी सेना ने बड़े हमले किए। यहां 20 से ज्यादा ड्रोन और 2 मिसाइलें दागी गई। माइकोलेव में यूक्रेन का टारगेट रिहायशी इलाके थे। हमले में 3 मकान ध्वस्त हो गए, 23 घरों में आग लग गई, करीब 12 अपार्टमेंट तबाह हो गए। वहीं पोस्ट ऑफिस की इमारत भी खंडर बन गई। डिप्रोपेट्रोवस्क में रूस ने काम्यांस्क पर हमले शुरू कर दिए। ये यूक्रेन का प्रमुख औद्योगिक शहर है। रूसी सैनिक इस पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रहे हैं। डोनेट्स्क में स्लोवियांस्क पर रूस ने हमले किए। यहां एक होटल की इमारत और एक ग्रोसरी स्टोर तबाह हो गई। ज़ेपोरिज़िया में स्टेपनोहिर्स्क पर भी बड़े हमले किए गए। ये निप्रो नदी के लेफ्ट बैंक पर मौजूद शहर। माना जा रहा है कि रूसी सेना इन सभी हमलों को एक पैटर्न के तहत कर रही है और इन सभी का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, डोनेट्स्क में
ज़ेलेंस्की की 50 किलोमीटर लंबी डिफेंस लाइन को तोड़ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो यूक्रेन के मोर्चे पर रूस और अमेरिका के बीच तकरार की ऐसी खाई बन गई है जिसपे पूरी दुनिया समा सकती है। मुमकिन है कि तकरार की ये चिंगारी न्यूक्लियर हथियारों से सुलगेगी, क्योंकि दोनों मोर्चों पर अब तैयारी न्यूक्लियर जंग की है। अब सवाल यह है कि यूक्रेन का क्या होगा और यूरोप किस संकट का सामना करेगा। इस रिपोर्ट में देखिए। न्यूक्लियर जंग की तैयारी का ट्रेलर रिलीज। चेतावनियों के बाद शुरू हुआ न्यूक्लियर एक्शन। पुतिन और ट्रंप के कदम से फैली दुनिया में परमाणु युद्ध की दहशत। आखिर क्या चाहते हैं ट्रंप और पुतिन? क्या अमेरिका और रूस वाकई आमने सामने की जंग में उतरने जा रहे हैं? और क्या ट्रंप रूस के करीब न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती कर पुतिन को महाविनाशक हथियारों के इस्तेमाल के लिए उकसा रहे हैं? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब दुनिया के भविष्य का अनुमान लगाने में मदद कर सकते हैं। लेकिन अफसोस कि पुख्ता जवाब किसी के पास नहीं। ट्रंप का आक्रामक अंदाज, एटमी जंग का आगाज। दरअसल ट्रंप ने जो कदम उठाया है वो आक्रामकता से ज्यादा उनकी वैश्विक लीडर की छवि को बरकरार रखने के लिए, जबकि सच्चाई ये है कि ट्रंप से ज्यादा आक्रामक इस समय पुतिन, जिसका प्रदर्शन यूक्रेन हमलों में हो रहा है। ये सच है कि यूक्रेन पर अचानक हमलों की गति बढ़ गई। ट्रंप को लेकर भी पुतिन का रुख बदल गया और पुतिन यूरोपीय मोर्चे पर ट्रंप का दखल देख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ शांति प्रक्रिया में ट्रंप को शामिल होने के लिए भी कह रहे हैं, जो बताता है कि पुतिन की नाराजगी सिर्फ ट्रंप के दुनिया के प्रमुख बनने की कोशिश पर, उनके लगाए बैन और फैसलों पर। तो फिर ट्रंप ने इसे न्यूक्लियर युद्ध का संकट क्यों मान लिया? जवाब है पुतिन के करीबी पूर्व राष्ट्रपति और एनएससी के उपाध्यक्ष मेदवेदेव का बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि हर नया अल्टीमेटम एक धमकी, ये धमकी युद्ध की ओर बढ़ा एक कदम। ट्रंप को याद रखना चाहिए कि मॉस्को के पास सोवियत युग की अंतिम परमाणु हमले की क्षमता है। ये बयान दरअसल एक तरह की चेतावनी, वो चेतावनी जिसमें अमेरिका को रूस की खुफिया परमाणु शक्ति की याद दिलाई गई। ये शक्ति है डेड हैंड न्यूक्लियर रिटेलिएशन सिस्टम, यानी एक ऐसा परमाणु हथियारों का सिस्टम जो ऑटोमेटिक काम करता है, जो न्यूक्लियर मिसाइल को डिटेक्ट कर खुद जवाबी कार्रवाई करता है। लेकिन इसे अमेरिका ने ऑफेंसिव रणनीति का हथियार मानकर कदम आगे बढ़ा दिए। और अगर ऐसा हुआ है तो तय है कि अमेरिका के पास कोई बड़ा इनपुट जरूर है। तो क्या पुतिन यूक्रेन पर एटमी हमला करने जा रहे हैं? क्या यूक्रेन को न्यूक्लियर हमले से झुकाने की तैयारी? और क्या यूक्रेन के बाद यूरोप पर भी रूस हमले करेगा? इन सवालों का जवाब वक्त के साथ मिल जाएगा। लेकिन इस समय जो कदम अमेरिका ने उठाए हैं उससे पता चलता है कि ट्रंप एक रणनीति के तहत न्यूक्लियर पनडुब्बियों को रूस के पास तैनात कर रहे हैं। लेकिन रूस के पास इसका भी विकल्प है। तो परमाणु युद्ध की आहट का चेहरा भले ही दिमित्री मेदवेदेव हैं, लेकिन चेतावनी के दौर में ट्रंप ने टारगेट फिक्स कर लिया है। इसलिए न्यूक्लियर सबमरीन से रूस के पूर्वी हिस्से का घेराव किया गया है। ट्रंप के न्यूक्लियर सबमरीन भेजने वाले फैसले का सिर्फ एक ही मकसद है, रूस पर किसी भी तरह से दबाव बनाना।
और अगर पुतिन का रुख नरम पड़ता है तो ट्रंप को हासिल होगा ऐसा रुतबा जिससे दुनिया पर उनका दबदबा कायम हो। लेकिन लगता नहीं कि पुतिन झुकेंगे, बल्कि वो जवाब देंगे। इसलिए ट्रंप पर रणनीतिक दबाव बनाने के लिए वो यूएस के पास अपनी न्यूक्लियर सबमरीन तैनात कर सकते हैं। यह संभव है कि नेटो के सदस्य देशों का वो न्यूक्लियर सबमरीन से घेराव भी कर ले। और इसकी पुष्टि करता है रूस में न्यूक्लियर अलर्ट, जिसके तहत स्ट्रैटेजिक रॉकेट फोर्स को कॉम्बैट रेडी कर दिया गया है। और रिपोर्ट यह है कि पुतिन ने रॉकेट फोर्स को यूएस की तरफ से होने वाले किसी भी हमले पर जवाबी कार्रवाई का आदेश जारी कर दिया है। इसके अलावा रूस ने ट्रंप के रुख को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिसके तहत यूएस और नेटो की सेना पर साइबर अटैक जल्द संभव है। यही नहीं, यूएस की सबमरीन समुद्र में कहां तैनात की गई है, इसकी लोकेशन भी ट्रैक की जा रही है। युद्ध क्षमता, कौशल और तकनीक में रूस अब भी दुनिया में सबसे आगे है। ये जानते हुए भी ट्रंप ने टकराव बढ़ाने वाला कदम उठाया। जाहिर है कि यह रूस पर दबाव बनाने की रणनीति है, क्योंकि वो जानते हैं कि रूस की बदली हुई न्यूक्लियर नीति अमेरिका के लिए भी खतरा बन सकती है। तो फिर रूस का प्लान क्या है? इस सवाल का जवाब है यूरोप में डर कायम करना और यूक्रेन को झुकाना। इस बारे में द टेलीग्राफ में ब्रिटेन के सांसद बॉब सीली ने चेतावनी दी कि परमाणु युद्ध की संभावना कल्पना से कहीं ज्यादा है। रूस यूक्रेन को सरेंडर कराने के लिए परमाणु हमला कर सकता है। यह परमाणु हमला पानी, निर्जन जगह या सैन्य ढांचे पर हो सकता है, क्योंकि रूस की परमाणु धमकियां सिर्फ कोरी बयानबाजी नहीं। यानी रूस की तरफ से न्यूक्लियर हमला हो सकता है। इस आशंका को गंभीरता से लेना चाहिए। और अब रूसी हमले का जवाब अमेरिका देगा या नहीं, इस पर पूर्ण विश्लेषण होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन वहीं नहीं रुकेंगे, बल्कि यूरोप भी उनकी क्रोधाग्नि के जद में होगा। जिसका कारण है यूरोप की तरफ से यूक्रेन की ताकत बढ़ाने की कोशिश, जिससे यूक्रेन कमजोर होने के बावजूद घुटने नहीं टेक रहा है। और यही यूरोप पुतिन की युद्ध विराम की शर्तों को पूरा नहीं होने दे रहा है। हालांकि इसमें यूरोप का सिर्फ इतना हित है कि रूस को यूक्रेन में व्यस्त किया जा सकता है, लेकिन पुतिन के काम में अड़चन डालकर वो उनका क्रोध भड़का रहे हैं। यहां तक कि कई देश रूस के लिए मुश्किल बनते जा रहे हैं, जिनमें मोल्दोवा भी शामिल है। मोल्दोवा का जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि वहां की सरकार ने मॉस्को से मुख्य खतरा बताया है, और अब मॉस्को से सभी संबंध तोड़ने की तैयारी हो रही है। यही नहीं, मोल्दोवा पश्चिमी गठबंधन से जुड़ने की तैयारी में है, और ऐसा हुआ तो मोल्दोवा का यूरोपीय सैन्यकरण होगा। यहां तक कि रूस के लिए ट्रांसनिस्ट्रिया बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि यूरोपीय सेना रूसी क्षेत्र को घेर सकती है और यूक्रेन तक सप्लाई बढ़ाने के लिए ग्रीक मार्ग भी खुल जाएगा, जिसका मतलब यह है कि अब के हमले का पहला यूरोपीय देश शिकार होगा मोल्दोवा। हालांकि इनके अलावा भी वो देश पुतिन के टारगेट पर आ चुके हैं जिन्होंने यूक्रेन का तेजी से सैन्यकरण शुरू कर दिया है, जिसमें जर्मनी अव्वल है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और अमेरिका रूस में टकराव बढ़ गया है। रूस की एटमी सबमरीन की तैनाती के बाद अमेरिका ने भी बाल्टिक सागर में न्यूक्लियर सबमरीन भेजी है, जिससे बौखलाए रूस ने जापान सागर में चीन के साथ मिलकर ड्रिल शुरू की है। साथ ही उन तमाम मोर्चों पर सर्विलांस बढ़ा दिया है जहां अमेरिकी बॉम्बर्स और सबमरीन तैनात हैं। इससे रूस और अमेरिका में तनाव बढ़ गया है, जिससे समंदर में बारूदी घमासान के आसार हैं
जो परमाणु युद्ध में बदल सकता है। Боевая тревога. यूक्रेन में तबाही का नया दौर शुरू हो चुका है। अब अगस्त में यूक्रेन के सरेंडर का ब्लूप्रिंट बन चुका है। अब पुतिन रूस के विस्तार के लिए आगे बढ़ेंगे। ऐसे में सीधा टकराव नाटो से होना तय। नाटो से टकराव का अर्थ है अमेरिका से तनातन। और रूसी खुफिया एजेंसी का इनपुट है कि अमेरिका ने आर्कटिक से लेकर पैसिफिक तक रूस की घेराबंदी कर दी, जबकि रूस ने भी पलटवार के लिए सबमरीन लगा दी। दोनों तरफ से न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती की जा रही, यानी अब समंदर में बारूदी घमासान के आसार बढ़ गए। रूस की सबमरीन तैनाती पर अमेरिका बौखला गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि रूस का समंदर में अतिक्रमण एक आक्रमण की तरह है। रूस को पलटवार के लिए तैयार रहना होगा। यूरोप में अब समीकरण बदल रहे हैं। अमेरिका की धमकी को रूस ने गंभीरता से लिया है, इसीलिए समंदर में तैनाती बढ़ाई जा रही है। आर्कटिक, पैसिफिक, अटलांटिक, बाल्टिक और काला सागर में रूस ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन तैनात की है, जिससे यूरोप के अलावा अमेरिका को भी काउंटर किया जा सके, जिसके लिए चीन और नॉर्थ कोरिया से गठबंधन किया है। जबकि कुछ दिन पहले रूस के नौसेना दिवस पर इन सभी जगहों पर एक साथ युद्ध अभ्यास किया गया। रूस ने नॉर्दर्न फ्लीट को मजबूत किया है। आर्कटिक में मौजूद कोला बेस पर अपनी न्यूक्लियर सबमरीन भेजी, जिसका ग्रैंड वेलकम किया गया। ये उसी सबमरीन की तस्वीरें हैं। बोरई क्लास की सबमरीन बुलावा मिसाइल से लैस है, साथ ही न्यूक्लियर हमले करने में भी सक्षम है। दरअसल इसकी तैनाती अमेरिका के उस कदम का जवाब है जिसमें अमेरिका ने बाल्टिक सागर में अपनी परमाणु सबमरीन भेजी, जिसे कैलिनिनग्राद के पास तैनात किया गया है। हालांकि अमेरिकी सबमरीन को घेरने के लिए रूस ने चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। अब अमेरिका चक्रव्यूह तोड़ता है तो उसे रूस से टकराना होगा। इस बीच यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ बुदानोव ने कहा है, अगर नाटो यूक्रेन को बचाने में असफल होता है तो पुतिन का अगला कदम नाटो की तरफ होगा। रूस परमाणु हमले की ताकत रखता है, फिर सामने सुपर पावर ही क्यों ना। यही बात ज़ेलेंस्की कई बार कह चुके हैं कि यूक्रेन नाटो की डिफेंस शील्ड है। अगर यूक्रेन तबाह हुआ तो नाटो भी नहीं बचेगा, क्योंकि पुतिन यूरोप में विध्वंस का मंसूबा पाले हुए हैं। और आर्कटिक से लेकर पैसिफिक तक न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती इसी का संकेत है कि रूस बहुत जल्द कुछ बड़ा करने वाला है, जो परमाणु हमला भी हो सकता है। अभी तक 6 समुंदर में रूस के युद्ध अभ्यास से पेंटागन और नाटो में खलबली मची है, लेकिन अब रूस ने एक और युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। रूस चीन के साथ मिलकर जापान सागर में युद्ध अभ्यास कर रहा है। दो 2012 के बाद 2025 में, यानी पूरे 13 साल बाद चीन और रूस मिलकर वॉर ड्रिल कर रहे हैं।
रूस चीन के गठबंधन से जापान ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि अमेरिका के लिए ये एक चैलेंज है। इस ड्रिल में चीन ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और 10 वॉरशिप उतारे हैं, जबकि रूस की तरफ से 12 वॉरशिप और 5 एटमी सबमरीन लगाई गई है। साथ ही रूस और चीन के बॉम्बर्स भी ड्रिल में शामिल हैं। इस युद्ध अभ्यास से ताइवान, फिलीपींस और जापान में खलबली मच गई है, क्योंकि तीनों देशों की समुद्री सीमा तक रूस चीन के वॉरशिप पहुंच रहे हैं। इसके अलावा ताइवान के एयर स्पेस में भी चीनी फाइटर जेट घुसपैठ कर रहे हैं, जिसके बाद ताइवान ने अलर्ट जारी करके अमेरिका से गुहार लगाई है। अब अमेरिका ईस्टर्न पैसिफिक से अपनी फ्लीट को जापान सागर भेज रहा है, जिससे चीन रूस के साथ अमेरिका का टकराव भी हो सकता है। यानी बाल्टिक और पैसिफिक के अलावा जापान सागर में अमेरिका रूस आमने सामने है। बाल्टिक में रूसी सबमरीन और अमेरिकी सबमरीन टकरा रही है, जबकि पैसिफिक में रूस और अमेरिका के वॉरशिप आसपास ही युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। इसके अलावा जापान सागर में रूस चीन के वॉरशिप तैनात, वहां अमेरिका अपनी फ्लीट भेज रहा है। रूस की तैयारियों से नाटो देशों में हड़कंप मचा हुआ है। फ्रांस ने कहा है कि 2030 तक रूस यूरोप में बड़ा हमला कर सकता है, जो परमाणु विस्फोट भी हो सकता है। जबकि यूक्रेन तो कह चुका है कि तबाही का दायरा इसी साल बढ़ेगा अगर यूक्रेन को नहीं बचाया गया। यूक्रेन का अंदाजा सही भी हो सकता है, क्योंकि जिस तेजी से रूस लॉन्ग रेंज हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, उससे साफ है कि वो किसी बड़ी तैयारी में है। जल, थल और नभ से हमले कर सकता है, क्योंकि रूस उन तमाम देशों को लेकर आक्रोशित है जिन्होंने यूक्रेन को हथियार भेजे। साथ ही ट्रंप के यू टर्न को लेकर रूस बौखलाया हुआ है। पुतिन ने बदले का ब्लूप्रिंट बना लिया है। यही वजह है कि रूस हर मोर्चे पर आक्रामक है, फिर वो चाहे नाटो के पावरफुल देश ही क्यों ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब बात ईरान के एटमी मिशन की। ईरान जो कुछ कर रहा है उससे इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि इजरायल एक बार फिर से ईरान पर हमला कर सकता है। यही वजह है कि ईरान अब पलटवार की तैयारी कर रहा है। एक तरफ ईरान इजरायल और अमेरिका के खिलाफ कई देशों को अपने साथ लाने में जुटा है, तो दूसरी तरफ सुप्रीम डिफेंस काउंसिल बना रहा है। सवाल यही कि आखिर सुप्रीम डिफेंस काउंसिल युद्ध में क्या काम करेगी? क्या ये ईरान के एटमी मिशन को बचा पाएगी? ईरान इजरायल में दूसरे युद्ध की आशंका बढ़ गई। इजरायल एक बार फिर से ईरान पर हमला कर सकता है। यह आक्रमण पिछले वाले से भी बड़ा और भीषण होगा। ईरान अपना एटमी मिशन रोक नहीं रहा है। खामनेई की यही एटमी जिद एक और युद्ध का दरवाजा खोल सकती है। ईरान के विदेश मंत्री आरागची ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन जारी रखेगा। आरागची ने आगे कहा कि युद्ध विराम को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ है। इजराइल ने बिना शर्त युद्ध रोका, इसीलिए ईरान ने भी हमले रोके, लेकिन युद्ध फिर से शुरू हो सकता है।
अरागची ने यह बयान इसलिए दिया है क्योंकि ईरान भी जानता है कि इजराइल और अमेरिका उसके एटॉमिक कार्यक्रम को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ईरान पर खतरा लगातार मंडरा रहा है। नया युद्ध किसी भी समय शुरू हो सकता है। यही वजह है कि ईरान जवाबी कार्रवाई के लिए नए प्लान पर काम कर रहा है। ईरान सुप्रीम डिफेंस काउंसिल बनाने जा रहा है। यह काउंसिल युद्ध के समय में काम करेगी, युद्ध काल में जंग से जुड़े फैसले लेगी। 12 दिन का युद्ध हुआ। नेतन्याहू और ट्रंप लगातार धमकियां दे रहे हैं। बावजूद इसके ईरान अगर अपना परमाणु कार्यक्रम नहीं रोक रहा है तो इसकी वजह है रूस और चीन। रूस और चीन ईरान का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। ईरान के साथ उत्तर कोरिया भी है। लेकिन अब ईरान अपने पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटा रहा है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान कई देशों का दौरा कर उनका समर्थन जुटा रहे हैं। इसी सिलसिले में पेजेश्कियान पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंचे। पेजेश्कियान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ ने वही कहा जो पेजेश्कियान सुनना चाहते थे। पाकिस्तान की तरह ही ईरान कई और देशों का समर्थन चाहता है ताकि वो इजराइल की घेराबंदी कर सके। ईरान का 408 किलो संवर्धित यूरेनियम पूरी तरह सुरक्षित है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने फिर से यूरेनियम का संवर्धन शुरू कर दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रंप किसी भी वक्त नेतन्याहू को हमले की इजाजत दे सकते हैं। ट्रंप की अनुमति मिलने के साथ ही इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लॉयन पार्ट 2 शुरू हो जाएगा। लेकिन एक सच ये भी है कि इस बार ईरान भी पलटवार के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्योंकि 12 दिन तक चले युद्ध में उसे इजरायली सेना की कई कमजोरियां पता चल गई जो उसे युद्ध में निर्णायक बढ़त दिलवा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत मंच। और ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट यूक्रेन युद्ध में एटमी टर्न की वजह बन सकता है। डर है कि इस प्लांट से पूरे यूरोप में एटमी सर्वनाश हो सकता है। दावा है कि यूक्रेन ने ज़पोरिज़िया प्लांट के पास एक बड़ा ड्रोन हमला किया है, जिसके बाद प्लांट के आसपास कई धमाके सुने गए। अब IAEA ने फिर एक बार ज़पोरिज़िया प्लांट को लेकर अलर्ट जारी किया है। ज़पोरिज़िया में मौजूद यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट 2022 में जंग शुरू होने के बाद से ही इस पर रूस का कब्जा है। ज़ेलेंस्की इस प्लांट पर कब्जे के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं और अब यही कोशिश रूस, यूक्रेन और यूरोप में महातबाही की वजह बन सकती है। यूक्रेन ने ज़पोरिज़िया के एनरहोदर शहर पर बड़ा हमला किया है। यह हमला एनरहोदर शहर के औद्योगिक इलाके पर किया गया था, जो ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के बेहद करीब मौजूद है। दावा है कि न्यूक्लियर प्लांट के आसपास कई धमाके सुने गए। एनरहोदर शहर में एक कार भी हमलों की चपेट में आ गई, जिसमें मौजूद एक महिला की मौत हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं, ज़पोरिज़िया प्लांट के पास मौजूद उसकी सहायक फैसिलिटी से भी धुआं उठता देखा गया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में फैसिलिटी से उठा धुआं साफ साफ देखा जा सकता है। प्लांट के आसपास धमाकों की आवाज सुनने की पुष्टि IAEA की टीम ने भी की। IAEA निदेशक राफेल ग्रोसी ने अपने एक बयान में कहा, परमाणु ऊर्जा संयंत्र के आसपास कोई भी हमला, चाहे उसका लक्ष्य कुछ भी हो, परमाणु सुरक्षा के लिए भी संभावित जोखिम पैदा करता है और इससे बचना चाहिए। रूस का दावा है कि यह हमले बीती रात किए। यूक्रेन ने न्यूक्लियर प्लांट को टारगेट कर ड्रोन दागे। हालांकि सभी ड्रोन को तबाह कर दिया गया। हमले में न्यूक्लियर प्लांट के किसी रिएक्टर की सुरक्षा को खतरा नहीं। इधर यूक्रेन का दावा है कि बीती रात ज़पोरिज़िया में हमले रूस ने किए थे। यूक्रेन ने सिर्फ हमलों का जवाब दिया था।
उसने ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर कोई हमला नहीं किया। आईएईए पहले ही साफ कर चुका है कि युद्ध की आग अगर ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट तक पहुंचती है तो बड़ा विनाश हो सकता है। अगर ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट को नुकसान पहुंचा तो रेडिएशन हवा, पानी और मिट्टी में फैल जाएगा, जिससे हजारों वर्ग किलोमीटर का इलाका प्रभावित होगा। यूक्रेन, रूस के साथ पोलैंड, बेलारूस, रोमानिया तक असर होगा। लाखों लोग रेडिएशन की चपेट में आ सकते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ से काला सागर तक का पानी दूषित होने का खतरा होगा। यह 1986 के चेरनोबिल हादसे से भी बड़ा हादसा होगा। यही वजह है कि आईएईए लगातार इस इलाके को न्यूट्रल जोन घोषित करने की मांग कर रहा है, लेकिन ना तो रूस इस प्लांट से कब्जा छोड़ने के लिए राजी है और ना ही यूक्रेन इसे रूस को सौंपने के लिए तैयार है। डर है कि ज़ेलेंस्की और पुतिन की जिद में अगर किसी भी रिएक्टर को नुकसान पहुंचा तो यूरोप को बड़ी त्रासदी से कोई नहीं बचा पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत वंश।